Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित जेटी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक नया चैप्टर, एक नई एनर्जी के साथ, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के हम पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज है। तो ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों? In domestic electric circuit, the wiring with 15 ampere current rating is for the electric device which have। ठीक है, क्या गिवन है आपको? करंट की वैल्यू गिवन है बच्चों 15 एम्पियर। ठीक है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके घरों में यूज होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके घरों में यूज होते हैं। ठीक है, द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कौन कौन से डिवाइस यूज कर सकते हैं इस करंट के साथ, ये पूछना चाह रहा है बच्चों। हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर को यूज कर सकते हैं क्या सर? ठीक है, लोअर पावर रेटिंग सच एज फैन यूज हो सकता है क्या सर? मेटेलिक बॉडी एंड लोअर पावर रेटिंग्स, नॉन मेटेलिक बॉडी एंड लो पावर रेटिंग्स। ठीक है, आप जानते हैं कि सर 15 एम्पियर हाई रेटिंग करंट है। कैसा करंट है बच्चों? 15 एम्पियर। एम्पियर आप जानते हैं यूनिट ऑफ अ करंट है ना। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है। रेजिस्टिविटी की क्या होती है बच्चों? ओम इंटू मीटर होती है। करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है। क्लियर है क्या बच्चों? चलो एक बार लिख लेते हैं हम। करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? सर करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? ओम होती है सर। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की ओम इंटू मीटर। वैसे भी हम ये आगे देखने वाले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम बहुत डिटेल में जाकर एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? 15 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट आर यूज्ड फॉर हाई पावर कंजम्पशन। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पावर का कंजम्पशन होता है वहाँ पर हम 15 एम्पियर या उससे अबव करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। ऐसे कौन कौन से अप्लायंसेज है हमारे घरों में, हम ध्यान रखेंगे। ऐसे कौन कौन से अप्लायंसेज है हमारे घरों में जहाँ पर हाई पावर रेटिंग की हमें नीड है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पावर चाहिए सर। ऐसा तो एक है सर, हमारे रूम में लगा है सर, जिसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनर। ठीक है, गीजर याद है या नहीं है बच्चों? गीजर हो गया। ठीक है, जहाँ पर हमें हायर पावर रेटिंग की जरूरत होती है, ज़्यादा पावर कंजम्पशन की जरूरत होती है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? 15 एम्पियर करंट की रेटिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, सोर्स दैट हैव अ हाई पावर रेटिंग इट इंक्लूड्स एन एयर कंडीशनर, गीजर्स। इस तरह के जो अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर की कंजम्पशन की जरूरत होती है, वहाँ पर हम 15 एम्पियर करंट रेटिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर आपको गिवन है बच्चों डी, स्मॉल डी। लेंथ आपको गिवन है एल एज शोन इन अबव। ये आपको डायग्राम गिवन है बच्चों, जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी बच्चों? एल। यहाँ पर लिख लेते हैं, लेंथ गिवन है एल, डायमीटर गिवन है डी। ठीक है, अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस, अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द। ऐसा क्या होगा बच्चों की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर? किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, या मैं ये बोल सकता हूँ किसी एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स रेसिप्रोकल वाला केस है सर, हाँ या ना? क्या हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं क्या सर? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या सर? बताइए। हम ये जानते हैं सर, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, उस ये लेंथ के बराबर। ठीक है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। कोई एक रेजिस्टेंस होता है क्या है? अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है किसका? करंट का। अगर किसी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इस तरह के हमने अप्लायंसेस पढ़ेंगे बच्चों। इस तरह की टर्म्स पढ़ी हमने, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, है ना बच्चों। तो कंडक्टर तो फ्लो होने देता है ज़्यादा ज़्यादा करंट, इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस यानी रोकना किसी चीज़ को, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स रोकना, करंट को रोकना, द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, उसको रोकना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है,
अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस अच्छा है तो वो उस मटेरियल में से करंट का जो फ्लो है वो नहीं होने देगा। इट मीन ज़्यादा नहीं होने देगा, होगा तो सही बट उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जितना वो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम बात करें कंडक्टर की, ठीक है, कंडक्टर कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं सर, आप बता सकते हो क्या? बताओ। कॉपर वायर, ठीक है, सिल्वर वायर, ठीक है, चांदी के तार जो होते हैं। अब अगर करंट का इसमें से फ्लो हो पा रहा है इजीली, ठीक है, करंट का फ्लो इजीली हो पा रहा है, तो इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है। ये करंट को फ्लो होने से नहीं रोक पा रहा ना, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है। ठीक है, और अगर ये इसने करंट का फ्लो रोक दिया तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है बच्चों? हाई है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितनी लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, कितनी लेंथ है इस मटेरियल की, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस पर डिपेंड करता है बच्चों। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। क्लियर है? जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है सर, है ना? हाँ सर, ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में हमने कुछ इस तरह पढ़ा है क्या बच्चों? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी क्या था बच्चों? ये कांस्टेंट ही तो था, हाँ या ना? हमने दो स्टेटमेंट पढ़े सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको कंबाइन किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा था। इसको हमने इस तरह लिख दिया है कांस्टेंट जोड़कर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट साथ में आता है, तो यहाँ भी जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आया सर, जिसको हमने नाम दिया रो, एल बाय ए। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर? एल क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की लेंथ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ए क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? ए की यूनिट क्या है बच्चों? एरिया की बता सकते हो क्या आप? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या है बच्चों? मीटर। ठीक है, तो आर मैंने अभी बताया आपको, आर को हम क्या लिख सकते हैं? रो एल बाय ए। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। ठीक है, बट अगर मैं रो की बात करूँ, आगे आने वाला है वैसे, बट अगर मैं रो की बात करूँ, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर ए बाय एल। ठीक है, ए को इस तरफ दिया, एल को इस तरफ भेजा, कुछ भी नहीं करा बच्चों, हमने क्वांटिटी को इधर उधर करा बच्चों। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ए को हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अगर इसकी यूनिट देखें तो आर की यूनिट क्या है बच्चों? ओम। क्या बोलते हैं इसको? ओम। ठीक, आर की यूनिट क्या है बच्चों? ओम। एरिया की यूनिट क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। यहाँ से एक मीटर कटा, तो रो की यूनिट क्या आ गई बच्चों? ओम इंटू मीटर। क्या यही यूनिट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी बच्चों, है ना? चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सर, अभी आपने बताया कि फॉर्मूला आपने बता दिया सर, रो एल बाय ए। किसका फॉर्मूला है सर? रेजिस्टेंस का। एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? ये देखिए, इस एरिया से करंट फ्लो हो रहा है ना, इस वाले एरिया से, तो ये एरिया कितना होगा बच्चों? बता सकते हो आप? पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, बट आर के टर्म में नहीं गिवन है, मैं डी के टर्म में गिवन है। लेंथ ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, इन पर बताना है बच्चों। तो हम इसको एक बार जमाने की कोशिश करते हैं सर। पाई आर स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, और आर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? डी बाय टू।
r इजिकल टू डी बाई टू होता है ना, डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होती है, ठीक है, डायमीटर का हाफ क्या होती है बच्चों, उसकी रेडियस होती है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या, रो एल अपॉन पाई डी बाई टू का स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4 आया ना। यहाँ से r कितना आया बच्चों, 4 ऊपर जाएगा तो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 4 रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। क्या मैं एल को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, अगर मैंने एल इंक्रीज करा, अगर मैंने लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर मैंने रो को भी इंक्रीज करा, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करा, तो हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं डी इंक्रीज करता हूँ तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, हाँ सर, हाँ या ना। अच्छा क्या पूछ रहा था बच्चों, अगर रेजिस्टेंस को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है तो किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्या, नहीं सर। तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, टेम्परेचर की बात हुई नहीं हमारी, थिकनेस की बात भी नहीं, ठीक है। डी पर डिपेंड कर रहा है क्या बच्चों, ये देखो, अगर डी को इंक्रीज करूंगा तो क्या आर डिक्रीज होगा, हाँ सर। अगर मैंने डी इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सॉरी, डी इंक्रीज करा, इट मीन्स आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर डी बढ़ा दिया तो आर घट जाएगा, हाँ या ना। यही तो हमसे पूछ रहा था कि सर आर को इंक्रीज करे तो डी डिक्रीज हो जाए, या डी को डिक्रीज करे तो आर इंक्रीज हो जाए, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल वाला जो केस है वो पूछ रहा था बच्चों। तो एक रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हमें डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हो इंक्रीज लिखा हुआ था, इसलिए डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है बच्चों एल, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए, एरिया क्या गिवन है बच्चों आपको, ए गिवन है, हेज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, आर है। तीन चीजें गिवन है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंडर नुमा कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है बच्चों एल, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है बच्चों कैपिटल ए, और उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है आर। अनदर कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर ऑफ द लेंथ 2.5 एल एंड रेजिस्टेंस 0.5 आर ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। मटेरियल दोनों में सेम है, ठीक है, अगर इधर कॉपर है तो इधर भी कॉपर है, इधर सिल्वर है तो इधर भी सिल्वर है। क्लियर है क्या बच्चों, बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल लेंथ वाले क्या, ये एक एल लेंथ का सिलेंडर कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है बच्चों एल, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है ए, और रेजिस्टेंस इसका कितना होगा बच्चों, रो एल बाय ए, हाँ या ना। या भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, रो एल बाय ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। क्लियर है, दोनों में से जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम किसके नाम से जान रहे हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एरिया लिखना चाहूँ आर की टर्म में तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर, क्या इस तरह लिख सकता हूँ क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी मैंने, ठीक है। चलिए सेकेंड, सेम मेटेरियल का कंडक्टर है बच्चों, सेकेंड भी सेम मेटेरियल का कंडक्टर है, बट लेंथ कितनी है बच्चों इस बार, सर लेंथ है आपको गिवन 2.5 एल, कितनी गिवन है बच्चों 2.5 एल, कितनी गिवन है बच्चों 2.5 एल, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 0.5 आर, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया
हम ए डैश मान ले तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यही तो फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए डैश मैंने इसका नया क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आर डैश कितना गिवन है बच्चों, अगर आर डैश मान लेते हैं 0.5 आर के बराबर है, एल डैश कितना आ रहा है 2.5 एल के बराबर। ठीक है, तो आर डैश कितना हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। क्या ये इस तरह लिख सकते हैं क्या बच्चों हम, आर डैश ए डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रो एल डैश अपॉन आर डैश। ठीक है, रो एल डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.5 एल, और आर डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 आर। क्या यही वैल्यू है क्या, चलिए एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं हम। हमारे पास दो इक्वेशन आई सर, एक तो ये वाली इक्वेशन आई रो एल बाय आर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, और एक इक्वेशन ये आई बच्चों रो 2.5 एल अपॉन 0.5 आर। अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दूं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ए डैश अपॉन ए, हाँ या ना, रो 2.5 एल अपॉन 0.5 आर अपॉन रो एल अपॉन आर। क्या मैंने सही करा क्या, एक बार चेक करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ए डैश की वैल्यू ऊपर रख दी और ए की वैल्यू मैंने नीचे रख दी। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों हम। आर से पहले रो से हमने रो कैंसिल आउट कर दिया, आर से आर कैंसिल आउट कर दिया, एल से एल कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर हम देखेंगे ए डैश अपॉन ए कितना आ रहा है बच्चों, ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए कितना आ रहा है बच्चों 2.5 अपॉन 0.5 अपॉन 1 इसी तरह का आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट से ये वाली पॉइंट कैंसिल आउट हो गई, तो ए डैश अपॉन ए कितना आ रहा है बच्चों 25/5, ए डैश इससे 5 टाइम्स, तो ए डैश इज इक्वल टू 5 ए। 5 टाइम्स हो जाएगा सर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना नया वाला। अगर हमने उसकी एक मेटल सेम मेटल को 2.5 उसकी लेंथ कर दी और उसका रेजिस्टेंस 0.5 आर कर दिया, तो जो उसका नया क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो कितना होगा बच्चों 5 टाइम्स होगा जो पहले वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ठीक है, ए डैश कितना आ रहा है इसका 5 टाइम्स, यानी ये और बड़ा हो जाएगा। समझ गए बात समझे या नहीं समझे, आ रहा है क्या आंसर, 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 एम्पियर नहीं सॉरी 5 ए क्या है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। 5 टाइम्स हो जाएगा जो पहले वाला मेटेरियल था ना उस एरिया का 5 टाइम्स हो जाएगा नया वाला एरिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। हमने देखा कि सर गिवन है लेंथ गिवन है हमें, रेजिस्टेंस गिवन है, और पहले वाले का भी लेंथ गिवन थी, रेजिस्टेंस गिवन था, एरिया गिवन था। हमें एरिया के टर्म्स में निकालना था। मैंने यहाँ पर देखा एरिया के टर्म्स में मुझे एरिया निकालना है उसका नए वाले का, नए वाले मटेरियल का, मटेरियल सेम था मतलब उसकी जो लेंथ हमने चेंज की उसका एरिया निकालना था पुराने वाले एरिया के टर्म्स में। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया, इनमें वैल्यू पुट की और आंसर आपके सामने है सर इस तरह। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड कर दी सर इक्वेशन 1 से, जो कैंसिल आउट हो रहे थे उनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। फाइनल आंसर कितना है बच्चों, ए डैश इज इक्वल टू 5a, 5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये उसी तरह है, हाँ सर ये सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे बच्चों। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल गिवन है आपको, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है बच्चों आपको, हैज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो क्या मैं इसका रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ क्या बच्चों, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्लियर, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, क्या बच्चों सेम मटेरियल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, हाँ सर
रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? उसके मेटेरियल पे डिपेंड करती है बच्चों। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? रजिस्टिविटी उसके मेटेरियल पे डिपेंड कर रही है बच्चों, ठीक है। अगर मेटेरियल चेंज होगा तो रजिस्टिविटी भी चेंज होगी। अगर मेटेरियल सेम है तो इट मीन्स उसकी जो रजिस्टिविटी है वो भी क्या होगी बच्चों? सेम ही होगी। मेरी बात फिर से सुनिए, अगर मेटेरियल चेंज होता है तो उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज होती है। अगर मेटेरियल सेम है तो उसकी रजिस्टिविटी भी बच्चों सेम होगी, ठीक है। अब तक हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा सर, रो एल बाय ए, क्लियर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, ठीक है, यही निकालना है आपको। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ द सेम मेटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या गिवन है बच्चों? सेम गिवन है, बट लेंथ 2l, क्लियर। एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपने निकाला, जिसकी लेंथ क्या थी बच्चों? l थी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था बच्चों? a था, जिसका रेजिस्टेंस आपने क्या निकाल दिया? ये रहा, रो l बाय a, ठीक है। नया अगर कोई कंडक्टर है, पेन चेंज करते हैं सर, ठीक है। सेम मेटेरियल का कंडक्टर है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 2l, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको फाइंड करना है, कितना होगा। इसका रेजिस्टेंस भी कितना है बच्चों? r है। इसका भी कितना है बच्चों? r है। रजिस्टिविटी इसकी भी रो है, और इसकी भी क्या है बच्चों? रो है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं बच्चों, याद रखना है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट जो कंडीशन लिखी वो तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया। कौन सी वाली कंडीशन लिखी सर? ये वाली। इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? r डैश इज इक्वल टू रो डैश एल डैश अपॉन ए डैश। r सेम है सर, रो सेम है, एल की जगह 2l है, और ए डैश तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से ए डैश कितना आ जाएगा बच्चों? ए डैश कितना आ गया? रो इंटू 2l अपॉन r। क्या यही इक्वेशन 2 है क्या? ये इक्वेशन 1 कहाँ गई? इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख दी मैंने। यहाँ से इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों? रो इंटू 2l अपॉन r। वही इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। a डैश अपॉन a इज इक्वल टू रो 2l बाय r, रो l बाय r। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है हम वो देखते हैं बच्चों। क्या रो से रो कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ सर। एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ सर। आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ। तो फाइनल इक्वेशन कितनी आई बच्चों हमारे पास? ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो ए डैश कितना आ जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स जो पुराना वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 2 टाइम्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो पुराना वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 2 टाइम्स आएगा। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ था क्या बच्चों? चलिए देखिए, यस सर, ठीक है। अगर हम लेंथ चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, तो एरिया कैसे चेंज होगा वो हमने फाइंड किया सर। दो रेजिस्टेंस, दो सेम मेटल के जो कंडक्टर है उनके रेजिस्टेंस में हमने कंपैरिजन देखा सर कि अगर मैं इसकी लेंथ इस तरह चेंज करता हूँ, एरिया इस तरह चेंज करता हूँ, मेटल सेम रखता हूँ, तो किस तरह नया क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, नया रेजिस्टेंस होगा, नया लेंथ होगा, ठीक है। इस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन देखे। ये सारे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आपको गिवन है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, हर एक रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? 8 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आपको गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 ओम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उसको किस में कनेक्ट किया बच्चों? हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर, पढ़े हुए हैं ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है।
first connected in series so as to give an effective resistance RS and then connected in parallel. उसके बाद हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया so as to give effective resistance RP, then the ratio of RS and RP. सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या बोल रहा है कि चार रेजिस्टेंस है बच्चों, चार आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है क्या रेजिस्टेंस का, ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप पहले चार रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल चार रेजिस्टेंस, जिसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, हमें 8 ओम गिवन है। ठीक है, उनको सबसे पहले हम किस में जोड़ेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। देन फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट कितना निकला, उसका टोटल आर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना निकला, उसके बाद हम उस रेजिस्टेंस को, हर एक रेजिस्टेंस को किस में जोड़ेंगे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या आप मेरे हाथ की पोजीशंस को समझ पा रहे हैं? जब मैंने सीरीज की बात की तो एक के बाद एक जमाए, और जब पैरेलल की बात की तो कुछ एक के ऊपर एक जमाए, हाँ या ना। ठीक है, देन हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल वहां से आएगा। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ ए। ठीक, इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस रखा, 2 3 4, ये बी। क्या ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखा देते हैं बच्चों आपको। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों, इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है बच्चों, करंट सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है बच्चों, वोल्टेज सेम रहता है। क्या हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, हाँ से। ठीक है, अभी हम सीरीज और कॉम्बिनेशन पर रहेंगे बच्चों। इसको बोलेंगे बच्चों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अगर हर एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है, ठीक है, 8 ओम का है बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट सम हो जाता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, हाँ या ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं बच्चों, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर है, तो इस हिसाब से 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। कितना आया बच्चों आर इक्विवेलेंट, 8 4 जा 32, और ये हो गया ओम। ठीक है, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। रेजिस्टेंस को डिनोट करने का ये सिंबल होता है इस तरह से, है ना। स्पीड ब्रेकर मत समझ लेना दोस्त। ए और ये बी। ठीक है, 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम। यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। इस तरह ही करते हैं बच्चों। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 8
प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ से आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। 8 एलसीएम लेंगे तो 4/8, इट मीन्स कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना है 1/2, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों 2 ओम। क्लियर है? इसको मैं बोल सकता हूँ RS और इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों RP, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुई क्या बच्चों बात? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम लिख सकते हैं इस तरह। चलिए, हमसे पूछा क्या था, किस किस का रेशियो पूछा था बच्चों? हमसे रेशियो पूछा था R सीरीज और R पैरेलल का। ठीक है, RS अपॉन RP ये हमसे पूछा गया था। RS कितना आ रहा है बच्चों हमारा 32 एंड RP कितना आ रहा है बच्चों हमारा 2, तो फाइनल कितना आएगा 16 ओम। हाँ या ना बताइए, 32/2 करेंगे तो 16 ओम आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में है 16? क्लियर है? हमें ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए कि नहीं चाहिए सर? आर इक्विवेलेंट में हम डायरेक्टली सम कर देते हैं, जबकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसके रेसिप्रोकल को हम सम करते चलते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखे हुए हैं क्या? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के बच्चों, है ना? नहीं देखे तो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो भी देखेंगे हम। क्लियर है क्या बच्चों बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आइए, इफ द करंट आई थ्रो अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, क्या इंक्रीज हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों 100%। अस्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपको हिंट देता है बच्चों, आपको हिंट पकड़नी है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि सर इसको इस तरह सोल्व करो तो मैं इजीली सोल्व हो जाऊंगा। ठीक है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, डिसिपेटेड यानी द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई पावर। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है ना, इसके पहले हमें पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्या हमें याद है क्या? पावर क्या होती है बच्चों? P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू I² R, या क्या लिखते हैं बच्चों VI या V²/R, ऐसा भी लिखते हैं क्या? कैसे लिख दिया सर? हमें इतने सारे फॉर्मूले तो याद ही नहीं है सर। क्या हमने ओम्स लॉ पढ़ा है बच्चों? देखिए, एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है क्या हमने बच्चों? ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होता है, इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू द I। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, R जुड़ गया यहाँ पर। R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है। R क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है। ठीक है, V क्या है बच्चों? वोल्टेज। I क्या है बच्चों? करंट है। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, I क्या है बच्चों? करंट है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? याद रखना, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्या कहता है? जो वोल्टेज, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसको क्या बोला बच्चों? ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए, यहां से अलग अलग वैल्यू पुट करके हमने पावर की वैल्यू निकाली। जैसे इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू निकाल के बता देता हूँ एक बार, बस एक वैल्यू निकाल के बताऊंगा बच्चों। I²R, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I/IR, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो, और V इज इक्वल टू IR हम जानते, तो I × V।
इसको v इंटू आई भी लिख सकते हैं हम, है ना, यही फॉर्मूला है बच्चों। इसी तरह एक बार r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर बाय r आ जाएगा। तो हम पावर का इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, देखेंगे सर कौन सा फॉर्मूला हमारे यूजफुल है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलिए क्या कह रहा है, करंट के बीच रिलेशन पूछ रहा है सर, करंट के बीच, किसके बीच में, करंट के बीच में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर करंट आई है, सपोज इनिशियल में करंट आई है, तो मैंने मान लिया कि पावर कितनी है बच्चों, P1। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या बोला बच्चों, आई इंक्रीज्ड बाय 100%। अगर 100% कोई चीज बढ़ती है, सपोज आज मेरी सैलरी 100 रुपये है, कितने रुपए, अरे मजाक में मतलब, इधर सुनो, अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है बच्चों, ठीक है, अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है और बोलते हैं कि सर आपकी सैलरी 100% बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई सर, बताओ। 100 का 100% कितना हो बच्चों, 100। तो अब सैलरी कितनी हुई बच्चों, 200। समझ में आई बात। आपके पास 10 रुपये थे, मैंने बोला कि 100% रिटर्न दूंगा, है ना, आप एक समोसा खा जाओ पूरा, तो 100% पैसे मिलेंगे आपको। आपने समोसा खाया तो 100% मीन 10 प्लस 10, मैं 10 रुपये दूंगा ना आपको, जितना आपका पैसा लगा उसका 100%, तो आपके पास पैसे कितने हुए बच्चों, 20 रुपये। समझ में आए, 100% बढ़ाना है यानी उसका डबल कर देना एक तरह से। ठीक है, तो अब जो करंट होगा नया आई डैश, वो कितना हो गया बच्चों, 2i आया ना। यहाँ से पावर निकाले तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, आई स्क्वायर, इट मीन्स 2i का स्क्वायर इंटू आर। P2 कितना आ गया बच्चों, 4i स्क्वायर आर। क्या ये वैल्यू हमें गिवन है, क्या दिख रही है क्या बच्चों, है क्या ये वैल्यू हमें दिख रहा है क्या बच्चों, P2 को मैं क्या 4P1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर, है ना, P1 इतना ही तो आ रहा है, आई स्क्वायर आर। क्लियर है, P2 इज इक्वल टू 4P1। अच्छा, पावर डिसिपेट कितना होगा बच्चों, पावर डिसिपेट सर ये होता है P2 माइनस P1। कितना होता है, P2 माइनस P1। P2 कितना आ रहा है बच्चों, 4P1 माइनस P1, इट मीन्स ये कितना हो गया बच्चों, 3P1। ठीक है, ये कितना हो गया, 3P1। पावर डिसिपेट कितना आया, 3P1। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर परसेंटेज इंक्रीज देखना है हमें, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर डिसिपेट। ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये है परसेंटेज इंक्रीज। P2 माइनस P1 कितना आ रहा था बच्चों, 3P1 अपॉन P1 इंटू 100। कितना आया बच्चों, P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 300%। कितना बच्चों, 300, 3 इंटू 100 है ना, 300% पावर डिसिपेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यही पूछा था बच्चों, इंक्रीज इन पावर डिसिपेट, इंक्रीज कितना हुआ, 300%। कैसे सर, पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, V इंटू आई होता है, या V स्क्वायर बाय आर होता है, V स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, ओम्स लॉ से हम अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं सर। इसके बाद मैंने पावर जो इनिशियल पावर थी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर माना P1 को, और सेकेंड जब आई इंक्रीज हुई कितने बच्चों, 100%, तो आई जो नया करंट होगा वो कितना होगा बच्चों, 2i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पावर निकाला, पावर की वैल्यू आई 4i स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर P1 है क्या, हाँ सर, तो 4P1 लिख सकते हैं हम। पावर डिसिपेट देखेंगे सर, P2 माइनस P1, पावर डिसिपेट क्या होता है, कितनी पावर खर्च हुई, है ना, P2 माइनस P1, इट मीन्स 4P1 माइनस P1 इज इक्वल टू 3P1। और परसेंटेज इंक्रीज इन पावर डिसिपेट कितना होता है बच्चों, P2 माइनस P1 अपॉन P1, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है,
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ये क्या होता है, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, या किसी भी चीज़ में हम परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, P2 माइनस P1 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई यहाँ पर 3P1, तो यहाँ पर 3P1 पुट की और P1, तो P1 से P1 कैंसिल आउट हुआ, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300%। क्लियर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 2 LED बल्ब टू LED बल्ब of 10 watt and 5 watts are connected in series। कैसे कनेक्टेड बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, दो LED बल्ब 10 वोट का एक और एक 5 वोट का। ठीक, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 वोट बल्ब इज 0.005 एम्पियर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 वोट बल्ब इज। ये कह रहा है बच्चों, दो बल्ब है, एक 10 वोट का बल्ब है और एक 5 वोट का बल्ब है, दोनों को हमने किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, और जो 5 वोट का बल्ब है उसमें करंट फ्लो हो रहा है सर 0.005 एम्पियर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 10 वोट के बल्ब में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा। कुछ इस तरह का डायग्राम अगर हम बनाना चाहे तो क्या ये गलत है क्या? ठीक है, ये 5 वोट का और ये 10 वोट का, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है सर कितना, I इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.005 एम्पियर। क्लियर। करंट का फ्लो कहाँ से होगा, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, ये हमें याद है बच्चों, करंट का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ होता है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है। क्लियर। तो अब हम एक चीज जानते हैं बच्चों कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ वाले टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है वो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इट मींस जो 5 वोट बल्ब से करंट का फ्लो होगा, क्या वही करंट 10 वोट से भी फ्लो होगा? हाँ सर, ऐसा हम जानते हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्लियर है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो बच्चों सेम होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हैज सेम, करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सो 10 वोट एलईडी बल्ब हैज करंट एज इन 5 वोट विच इज 0.005। क्या दोनों में करंट सेम फ्लो होगा? 0.005 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जितना करंट 5 वोट के बल्ब में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट 10 वोट के बल्ब 10 वोट बल्ब में भी फ्लो होगा। इसका मतलब ये है, अगर कॉम्बिनेशन को कैसा है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अच्छा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो क्या सेम होता सर, बताइए? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता, हाँ या ना? इसी बेस पर क्या हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। कैसे सर? क्या हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था इन सीरीज में? अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आर इक्विवेलेंट निकला था सर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। जबकि 1/R इक्विवेलेंट हमने निकाला है किसमें सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कितना निकला था बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बच्चों? क्या ये दोनों क्लियर है हमें? 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे निकाला था, यहाँ पर क्या था बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बच्चों, सेम था। और इस वाले कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की जो वैल्यू है बच्चों, करंट सेम था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है। कैसे याद करेंगे सर, यहाँ से P पोटेंशियल, यहाँ से P पैरेलल, है ना? ट्रिक है कि नहीं है? पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्लियर। सीरीज में करंट पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 2 LED bulbs 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर सेम क्वेश्चन है कि नहीं है बच्चों, ये बताइए। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 वोल्ट इज 0.06 एम्पियर,
द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 वोल्ट बल्ब। बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन। और ये आपको जानकर सरप्राइज हो गया आप कि ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों PYQ के हैं सारे, दोनों क्वेश्चन। बताओ, एक ही कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, केवल डेटा चेंज करे हैं और कुछ भी नहीं है। न इन्होंने लैंग्वेज चेंज करी, ना कुछ चेंज करा, केवल और केवल डेटा चेंज कर दिया। सर क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, जितना करंट 12 वोल्ट बल्ब में से पास हो रहा है उतना ही करंट 6 वोल्ट बल्ब में से भी पास होगा। क्या यही आंसर होगा? सर हमें देखना कहाँ है सर? यहाँ पर। क्या वो दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में? हाँ, तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सेम होगी। अगर दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट की वैल्यू सेम होगी। दोनों बल्ब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है मेरी बात बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम है। क्या बात क्लियर है? चल सकते हैं आगे, देख सकते हैं। एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हैज सेम वैल्यू। करंट की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है। सो इन 12 वोल्ट एलईडी बल्ब हैज 0.06 एम्पियर करंट, सेम इन 6 वोल्ट के बल्ब में। दोनों बल्ब में से सेम करंट फ्लो होगा, ये कहना चाहता है बच्चों। ठीक है, चलिए। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट। ये क्या है बच्चों? ये आपको क्या दे रखी है बच्चों? पावर। हाँ या ना? अगर ये दे भी नहीं रखा होता तो भी हम बता सकते थे कि सर पावर है। यूनिट किसकी है? ये पावर की यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट ऑफ पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड। ठीक है, इतनी पावर है बच्चों, इतना वोल्टेज दे रखा है आपको। बताइए फ्यूज कितना यूज करे कि उसमें से जो करंट है वो फ्लो हो जाए, है ना? फ्यूज की प्रॉपर्टी याद है क्या हमें? अगर एक अमाउंट से ज्यादा का करंट फ्लो होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है बच्चों, है ना? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, ये हमें याद है बच्चों, है ना? अब मैं अगर कोई बच्चा ऐसा बोले कि यार तो फ्यूज है ना, तो समझ लेना कि भाई वो सेफ्टी डिवाइस है। सही बात है कि नहीं? चलिए, फ्यूज क्या करता है? एक ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ताकि वो करंट आगे नहीं पहुंच पाए और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हार्म नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, इट मीन्स कोई बड़ी दुर्घटना होने से रोकता है कौन? फ्यूज। फ्यूज क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, जिसके कारण करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर है? चलिए, तो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों वो देखते हैं अपन। गिवन क्या है बच्चों? हमें पावर गिवन है क्या? हाँ सर, पावर तो गिवन है। कितनी गिवन है सर? 1 किलोवाट। क्लियर? अच्छा, और क्या गिवन है सर? पोटेंशियल वोल्टेज कितना? V इजिकल टू 220 वोल्ट। क्या पूछ रहा है हमसे? फ्यूज कितना होना चाहिए? इट मीन्स जो फ्यूज आएगा वो इससे बड़ा होगा। किससे? करंट से ज्यादा अगर फ्यूज लगाएंगे तो। अब हमें एक रिलेशन याद है सर पावर में? हाँ सर, आपने पिछले लेक्चर में बताया था सर I²R। अरे सर, इसमें तो रेजिस्टेंस ही गिवन नहीं है। अच्छा सर, आपने दो फॉर्मूले और बताए थे इसके अलावा, हाँ या ना? किसके बेस पर सर? ओम्स लॉ के बेस पर। जहां पर मैंने क्या बोला था? V प्रोपोर्शनल टू I था एंड V इजिकल टू IR था। R क्या है? रेजिस्टेंस है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट साथ में आता है। यहाँ पर V इजिकल टू IR, ये क्या ओम्स लॉ था क्या बच्चों? हाँ, इससे हमने अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पुट की थी और पावर की वैल्यू निकाली थी। सर और कौन सी वैल्यू निकाली थी हमने? P इजिकल टू V²/R। क्या याद आया बच्चों? P इजिकल टू VI। ये तीन वैल्यू पावर की हमने उस वक्त निकाली थी। हमें क्लियर है क्या बच्चों? हाँ सर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लग सकता, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। VI और P, हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है सर। चलिए एक बार देखेंगे सर। P इजिकल टू VI, ठीक है। पावर कितनी बच्चों? 1 किलोवाट। I कितना होगा? अपॉन 220, हाँ या ना? किलो को मैं 1000 लिख सकता हूँ ना बच्चों? वोट 220 वोट, सही है। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा सर? ये आ गया 4.5 एम्पियर। कितना आया? जब मैंने इसको इससे कैंसिल आउट किया तो जो आंसर आया आई कितना आया बच्चों? 4.5 एम्पियर। इट मींस इतना करंट तो इसमें से फ्लो होगा। ठीक है, तो फ्यूज इससे ज्यादा का यूज करेंगे ना बच्चों, है ना,
तभी तो सर्किट ब्रेक ना हो। मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए उस फ्यूज की, 5 एम्पियर, यानी 4.5 से ज़्यादा। ये भी नहीं हो सकता सर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा की रेटिंग होनी चाहिए, जो करंट फ्लो हो रहा है इससे ज़्यादा की रेटिंग होनी चाहिए, तभी तो करंट को फ्लो होने देगा। अगर मैंने 4 एम्पियर का ले लिया तो क्या सर्किट ब्रेक हो जाएगा सर? आगे जा ही नहीं पाएगा। क्या लट्टू जलेगा, बल्ब ऑन होगा? नहीं सर, है ना। अगर 2 एम्पियर का ले लिया सेम प्रॉब्लम, 1 का ले लिया सेम प्रॉब्लम, बट अगर 5 का ले लिया, हाँ सर 5 तक वो रोक सकता है ना, 5 तक वो सहन कर सकता है कि 5 एम्पियर तक जितना करंट जा सकता है जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन 5.5 भी हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा सर। सर्किट ब्रेक होते ही करंट आगे फ्लो नहीं होगा, आगे फ्लो नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही वर्क करेंगे? क्या नहीं सर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फिर वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? पावर हमें गिवन थी, पोटेंशियल हमें गिवन था सर, वोल्ट गिवन था, ठीक है, वोल्टेज गिवन था 220 वोल्ट। क्या हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए थे? P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इजिकल टू वी बाय आई। और ये ओम्स लॉ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पूछता है पूछता है और पूछता है। क्लियर? चलिए, राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए वोल्ट मीटर का क्या काम है इलेक्ट्रिक सर्किट में? ठीक है, वोल्ट मीटर is used to measure the potential difference between two point। ठीक है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू बी मेजर, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू बी मेजर। क्या हमें राइटिंग समझ में आ रही है सर? नहीं, यहाँ से राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। यूज्ड टू बी, ठीक है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू बी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर बेसिकली काम क्या आता है सर? दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे फाइंड करते हैं बच्चों? हम वोल्ट मीटर से। क्लियर है क्या? ये यूज है वोल्ट मीटर का। किस में जोड़ते हैं सर हम इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, यही देख रहा था बच्चों। किस में जोड़ते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सर्किट में किस में जोड़ते हैं बच्चों इसको? पैरेलल। हाँ या ना? ठीक है चलिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग केस। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अगर मैं इस पूरे डायग्राम का अगर इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बोलना चाहूँ तो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। डिसाइड विच रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड पैरेलल। आपको ये भी डिसाइड करना है कि सर कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। solve the series and then for parallel combination both result get equivalent resistance। ऐसा करिए, पहले आप एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व कीजिए पहले, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कीजिए। क्या दोनों में सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या वो बोल रहा है। तो आपको बेसिकली एक ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं इन्होंने। कुछ में सीरीज कॉम्बिनेशन है, कुछ में पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दोनों मिलकर भी कुछ अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो आपको गिवन है। अगर आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कमांड है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर अच्छी कमांड है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर जाओगे सर, है ना। अच्छा, इन्होंने नंबरिंग कर रखी है सर R1, R2, R3, R4, R5, इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों। बट अगर हम इसकी जगह R R R R और R ले ले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है,
चलिए एक बार ट्राई करते हैं हम। क्या ये सवाल कुछ इस तरह से था क्या बच्चों? ये अगर ए मान ले पॉइंट, ये बी मान ले, ठीक है, और रेजिस्टेंस सबका सेम मान लेते हैं बच्चों। R1 को भी मैंने R मान लिया, इसको भी R मान लिया, R R और R। चलिए पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो सिंपल है, ठीक है, जो सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करेंगे। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं सर? हाँ सर। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? अगर मैं इनको पकड़ के खींचूं इस तरह, है ना, स्ट्रेच करूं, तो क्या ये दोनों एक एक ही लाइन में आ जाएंगे सर? हाँ सर। इससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और ये वाला रेजिस्टेंस, क्या दोनों एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं सर? बताइए। अगर ये वाले को हम सोल्व कर दे और ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम इसको पूरे को सोल्व करके अगर एक रेजिस्टेंस रख दे, तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है सर? हाँ सर। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। इस वाले पोर्शन को भी सोल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस रखते हैं सर, ठीक है। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पर आएगा। हाँ सर। इट मीन्स करंट सेम होगा, तो सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है सर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इस वाले को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं सर। R इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं R प्लस R, ठीक, यहाँ से 2R। क्या ये भी सेम होगा क्या? R इक्विवेलेंट, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, इसको भी पकड़ के खींचे तो। हाँ सर। तो R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? R प्लस R, ये कितना हो गया R इक्विवेलेंट? यहाँ भी R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? 2R, ठीक है। ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये रेजिस्टेंस हमारा R हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया बच्चों। ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर नीचे भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई? ये कितना आया था R इक्विवेलेंट? 2R आ गया। ये भी कितना आ गया बच्चों? 2R आ गया। ये डायग्राम हमें समझ में आया क्या? हाँ या ना? हाँ सर, ये डायग्राम हमें समझ में आ चुका है सर, ठीक है। चलिए इसको सोल्व किया सर, 2R आया, इसको सोल्व किया सर, 2R आया। क्या अब इन दोनों पॉइंट पर देखेंगे, इन दोनों पॉइंट पर नजर रखेंगे हमारी, कौन कौन से पॉइंट पर सर? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर देखेंगे सर, क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या सर? हाँ, ठीक है। ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों किस कॉम्बिनेशन में सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो केवल इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे बच्चों। इस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ या ना? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है सर? 2R, और R2 की वैल्यू कितनी है सर? 2R। तो यहाँ पर ये 2R, इसको जब हम सोल्व करेंगे, 2R हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर कितना आएगा? 1 प्लस 1, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 2/2R, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों? 1/R। तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? R। तो इस पूरे वाले को हटाकर हम एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? R होगी, ठीक है। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस R, ठीक है। वो वाले सारे रेजिस्टेंस को हटाकर हमने एक रेजिस्टेंस रखा, ये हमारा B पॉइंट। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों? R। ये देखिए,
इस वाले कॉम्बिनेशन को हटाकर हमने जो वैल्यू रखी वो कितनी रखी बच्चों, आर। के वाला रेजिस्टेंस था ही सही बच्चों हमारे पास, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई वो कितनी आई, आर, और वो हमने इस डायग्राम में रख दी। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? क्या हमें दिख रहा है, क्या क्लियर कि ये दोनों भी किस कॉम्बिनेशन में है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालना चाहूँ, आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो R1 प्लस R2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा दोस्त, आर इक्विवेलेंट निकलेगा आर, R1 की जगह R ले लेते हैं और R2 की जगह भी R ले लेंगे, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 2R, ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखना चाहूँ, इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ, इन सब रेजिस्टेंस को हटाकर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2R होगी। क्लियर है? अगर मैं पूरे रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2R होगी। क्या हमें समझ में आया? बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे समझाया बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। List the factor on which resistance of a uniform cylindrical conductor of a given metal depends. इस मतलब रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड होता है अगर कंडक्टर के साथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। चलिए आइए, ये हमारा क्या है बच्चों, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, ए है, ठीक है। अगर लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ा था बच्चों कि R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो R किस पर डिपेंड हो रहा है बच्चों, R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आता है, वो क्या है बच्चे यहाँ पर, रो क्या है यहाँ पर, रो क्या है बच्चों यहाँ पर, रजिस्टिविटी। क्या है बच्चों, रजिस्टिविटी। रो क्या है बच्चों, रजिस्टिविटी क्या है, और ये किस पे डिपेंड करती है, इस मेटेरियल पर। अलग अलग मेटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको डायमीटर की टर्म में लिखना चाहूँ, अगर इसका डायमीटर D है, सपोज सॉरी इसका डायमीटर D है, रेडियस R है, ठीक है, उसकी टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ये तो उसकी टर्म में हो गया, ठीक है, रेडियस की टर्म में। अगर डायमीटर लिखना चाहो तो R/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, जो ऊपर चल जाएगा 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। क्लियर है, 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। क्लियर, चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 ओम। अच्छा, दोनों में से रेजिस्टेंस कौन सा है सर? सर 0.01 सेंटीमीटर मान लो क्या? नहीं सर, यूनिट्स का खेल है सर। क्या कह रहा है ये, रेडियस है ये तो सर, हाँ या ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, बताया था 10 ओम। तो 10 ओम क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एंड रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 50 into 10 to the power 8 minus 8 ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या बच्चों, बताओ, हाँ या ना। चलिए तो करेंगे यहां से। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर, L फाइंड करना है। तो L की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, R इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन रो। यहाँ से पाई R स्क्वायर को इधर भेजा, रो को इधर भेजा, हाँ या ना, बताइए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू गिवन है बच्चों 10 ओम, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, इंटू R की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों,
0.01 सेंटीमीटर, 0.01 इंटू 10⁻⁻2। सेंटी को चेंज करना आता है बच्चों, है ना, इसका स्क्वायर मीटर में लेंगे, रेडियस याद रखना, ये खेलता है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 50 इंटू 10⁻⁻8, 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। क्या हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आता है क्या सर? हाँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, आया ना। यहाँ तो सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या रख दिया, 0.01 सेंटीमीटर था, 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, इसका स्क्वायर करना यहाँ से, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कर सकते हैं क्या बताओ? यहाँ से भी 2 जीरो हटेगी तो कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 8, है ना। यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, चलिए फाइंड करते हैं बच्चों। 10 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2 जीरो नीचे आई, और ये अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी लेंथ, ये बताइए आप बताओ। 62.8 अपॉन 100 मीटर में इतनी लेंथ कितनी आएगी, 0.0628 मीटर, इतनी लेंथ होनी चाहिए उस वायर की। क्लियर है बच्चों? इतनी लेंथ होनी चाहिए, 0.628 मीटर ये लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, VI ग्राफ फॉर 2 कंडक्टिंग वायर्स A एंड B। ये किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है बच्चों, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है। 2 वायर है A और B आर शोन इन द फिगर। इफ बोथ वायर आर द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है बच्चों, सेम है, सेम डायमीटर है। क्लियर है क्या बच्चों? सेम डायमीटर है, विच ऑफ द, इट मींस क्या कह रहा है, क्या हमें आर पता है बच्चों, रो एल बाय ए, अगर डायमीटर सेम है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। आर किस पर डिपेंड कर रहा है, रो पर, और V इज इक्वल टू आई आर, हम ये जानते हैं, हाँ या ना। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिसका VI ग्राफ ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, हाँ या ना, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इट मीन उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। क्लियर है? विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ द मेटेरियल हाई रेजिस्टिविटी, कौन सा मेटेरियल हाई रेजिस्टिविटी वाला है, ये आपको फाइंड करना है, और आपको रीजन भी बताना है कि सर ऐसा क्यों हुआ। जैसे रीजन मैंने आपको बताया कि सर VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा बच्चों, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। इसको अगर मैं इस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सर ये क्या है, स्लोप। क्या ये इक्वेशन देखी लग रही है सर? हाँ सर, ये तो हमारे मैथ्स वाले टीचर ने बताया था सर कि ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन ही है? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन ही है। m क्या है, इसका स्लोप है, यहाँ पर स्लोप क्या है बच्चों, r है, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 है, y b पर, ठीक है, r i की जगह क्या है, x पर क्या है, i है, ठीक है। तो r क्या है बच्चों, यहाँ पर स्लोप, तो दोनों में इस लाइन का स्लोप अलग अलग देखता है हम। ये अगर मैं बोलूँ आर बी हो गया, ये क्या हुआ, थीटा बी मान लेते हैं, अच्छा आर बी मान लेते हैं, आर बी, और ये क्या हो गया बच्चों, आर ए, ठीक है। इसका स्लोप ही क्या बता रहा है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो रजिस्टिविटी भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रजिस्टिविटी ज्यादा, ठीक है, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रजिस्टिविटी ज्यादा। किसका स्लोप,
एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो वाला स्लोप होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो केवल इतना सा घूम रहा है, ठीक है, और ये इतना घूम रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा सर? ए वाले का स्लोप ज्यादा। तो रजिस्टिविटी किसकी ज्यादा सर? ए वाले की ज्यादा। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलिए, व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बताइए। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये बताइए सर। क्या हम ये जानते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसने, ठीक है, यूनिट टाइम में, किसी यूनिट टाइम में उस अप्लायंसेस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ये उसकी पावर को डिनोट करता है, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक पावर इज द एबिलिटी टू कंज्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो मैं पावर की वैल्यू लिख सकता हूँ बच्चों, P इज इक्वल टू ई बाई टी। इसको ही हम कभी कभी W बाई टी भी लिखते हैं बच्चों। वर्क कितना हुआ उस टाइम में, है ना, द रेट ऑफ फ्लो, ऑफ वर्क, ये कह सकते हैं हम, फ्लो ऑफ वर्क, उस टाइम में कितना वर्क हमने किया। ये क्या किसको डिनोट करेगा? पावर को। उस टाइम में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, एक यूनिट टाइम में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, वो किसको बताएगा बच्चों? उसकी पावर को बताएगा। मेरी पावर क्या है? मैं एक यूनिट टाइम में, एक मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकता हूँ, ये मेरी पावर है बच्चों, ठीक है। क्लियर है क्या? एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हम ये लिख सकते हैं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल, हाँ या ना? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या हम इसको बोल सकते हैं सर वॉट, है ना? वॉट लगा दी तेरी, नहीं सर, वॉट इज द यूनिट ऑफ, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, या हम ये भी बोल सकते हैं सर जूल पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? ठीक है। एन इलेक्ट्रिक केटल 2 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 2 आवर। 2 किलोवाट क्या है बच्चों? ये पावर है। ये क्या है बच्चों? टाइम दे रखा है, हमें 2 आवर तक यूज करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर में बताना है और जूल में बताना है। बताइए, क्या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है बच्चों? जल्दी बताइए। इसको चेंज कर सकते हैं क्या हम? ये बताइए, हाँ या ना? चेंज कर सकते हैं क्या हम इसको? ये बताइए, फटाफट से चेंज कीजिए। 1 किलोवाट आवर कितनी यूनिट के बराबर होगा, ये बताना है आपको। कर सकते हैं? क्या लिखा सर आपने? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा सर? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमें रिजल्ट याद होने चाहिए दोस्त, ठीक है। चलिए, पहले हम एनर्जी निकालते हैं सर। एनर्जी कितनी निकली? तो मैं ये कह सकता हूँ सर, अभी हमने पढ़ा सर, पावर क्या होती है बच्चों? एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी मैं लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम। हाँ सर, पावर कितनी दे रखी है हमें? 2 किलोवाट एंड टाइम दे रखा है सर, टाइम दे रखा है 2 आवर। तो एनर्जी कितनी आ गई सर? 4 किलोवाट आवर, हाँ या ना? ये एनर्जी तो किस में आ गई सर? किलोवाट आवर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो गया हमारा। किलोवाट आवर में हमने एनर्जी निकाली। अच्छा, इसको जूल में चेंज करना है तो हम ही जानते हैं सर, 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, यहाँ से अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँ, E इज इक्वल टू 4 इंटू 3.6, इंटू 10⁻⁶, ये किस में हो जाएगा बच्चों? जूल में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4 2 पर गया, इसका कितना हो गया बच्चों? 12 13, ठीक है। ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 10 की पावर में 1.44 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है सर जूल में,
और ये एनर्जी आ रही है सर किलोवाट आवर में। क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या बच्चों? जूल में निकाली एनर्जी एंड किलोवाट में निकाली हमने एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला हम याद रखेंगे सर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है सर? जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और वॉट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है सर। क्लियर? चलिए, स्टेट ओम्स लॉ। स्टेटमेंट क्या था ओम्स लॉ का? स्टेटमेंट क्या था सर? जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। हाँ या ना? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है सर? जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना उसके। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज V है तो और करंट I है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा V इजिकल टू IR। यहाँ से आता है सर ओम्स लॉ से। ठीक है, हाउ एन अमीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में? सॉरी, करंट नहीं था, सर्किट था। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर? अभी मैंने आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। भूल गया सर, कहाँ बताया था सर? वोल्ट मीटर कनेक्ट था सर पैरेलल में। हाँ या ना? वोल्ट मीटर की बात आई थी जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था बच्चों। ये देखिए यहाँ पर याद आया, मैंने जब बात की थी कि सर वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट किया था सर? पैरेलल में कनेक्ट किया था। काम क्या आ रहा था? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आ रहा था। हाँ या ना? इसी तरह अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों? हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं सर हम किस में सर? अमीटर को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसलिए आपने कभी कभी ऐसे देखा होगा बच्चों। हाँ है ना? अगर ये कोई P पावर का बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अमीटर इस तरह कनेक्ट होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है बच्चों। इसमें से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा है। हाँ या ना? अमीटर का काम क्या है बच्चों? क्या काम आता है अमीटर? अमीटर मेजर करता है सर करंट। क्या मेजर करता है? अमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? करंट को मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन बता रहा है बच्चों? अमीटर बता रहा है। ठीक है, तो अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, द पावर ऑफ अ लैम्प इज 100 वोट। एक लैम्प है जिसकी पावर कितनी है बच्चों? 100 वोट। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इट बाय 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट को हम चेंज कर सकते हैं क्या बच्चों? 60 सेकेंड में। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। हाँ या ना? ठीक है, द पावर ऑफ अ लैम्प दे रखी है, एनर्जी कंज्यूम वही सर P इजिकल टू E बाई टी वाला फॉर्मूला लगाइए, मस्त रहिए। P इजिकल टू E बाई टी। ठीक है, E फाइन करना है तो P इंटू टी कर दीजिए। P कितना देर का है बच्चों? 100 वोट। टाइम कितना देर का है? 1 मिनट। तो E इजिकल टू 100 इंटू टाइम कित में लेंगे बच्चों? सेकेंड में लेंगे। हाँ या ना? हाँ सर, ये 60 सेकेंड है और ये किस में था बच्चों? वोट में था ना? तो यहाँ पर कितने जूल आ गया बच्चों? 6000। ये क्या आया? जूल। और क्या है जूल? एनर्जी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? 100 वॉट पावर दे रखी थी, एनर्जी हमसे पूछ, टाइम दे रखा था 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बताइए। इतने वोट का बल्ब है, 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो कितनी? 6000 जूल। क्लियर है क्या? चलिए, A wire of resistance 5 ohm is bent into a form of closed circle। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस का वायर था जिसको घुमाकर एक सर्किल में चेंज कर दिया हमने। एक 5 ओम का रेजिस्टेंस था जिसको घुमाकर एक सर्किल की शेप दी थी बच्चों हमने। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल। क्या बोला बच्चों? एक 5 ओम का रेजिस्टेंस था जिसको घुमाकर हमने एक सर्किल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया और इसके डायमीटर से अगर हम इस तरह, तो यहाँ पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है यहाँ पर B। ठीक है, अब बताइए A टू B R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया?
ये पूछ रहा है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सर अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो ये हाफ हाफ हो गया, क्या नहीं हो गया, आधा वायर ऊपर आधा वायर नीचे। तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 ओम। क्या ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, अगर मैं अभी तक आपको दिख नहीं रहा, बट अगर मैं इस तरह बना दूं बच्चों, तो क्या ये अब आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों? हाँ सर, अब तो बहुत क्लियर दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं सर? ये कितना हो गया बच्चों, 2.5 ओम। ये कितना है बच्चों, 2.5 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, R1, नहीं सर R1 नहीं, और ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हाँ है ना, यही आर इक्विवेलेंट यार, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर, सीरीज होता तो डायरेक्ट लिख देता मैं, बट ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग, यहाँ पर करंट की वैल्यू अलग, क्लियर? हाँ सर, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आया, 1/2.5 ओम प्लस 1/2.5 ओम। 2.5 क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, ऊपर क्या बचा 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/1/2.5 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया दोस्त, यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर आर इक्विवेलेंट कितना आया, 1/2.5 ओम, ठीक है। रेसिप्रोकल है, जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1.25 ओम। क्लियर है क्या बच्चों? क्या ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हमारा, बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? एक 5 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको हमने सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट किया और डायमीटर के लिए 2 पॉइंट ऐसे लिए, उन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना था कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। क्लियर है? क्या दोनों तरफ हाफ हाफ रेजिस्टेंस डिवाइड नहीं होगा क्या बच्चों? क्या आधा रेजिस्टेंस ऊपर और आधा रेजिस्टेंस नीचे? तो इसका रेजिस्टेंस अगर 5 था तो 5 का आधा 2.5 ऊपर, 5 का आधा 2.5 नीचे। ये 2.5 क्या है, 5 ओम है ना सर, इसका रेजिस्टेंस गिवन है सर पूरे वायर का कितना बच्चों, 5 ओम। तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर है, इट मीन्स 2.5 ओम, आधा रेजिस्टेंस नीचे, इट मीन्स 2.5 ओम। क्या इन दोनों को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं? हाँ सर। क्या ये डायग्राम हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है? हाँ सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है सर, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 इज इक्वल टू 1/2.5, 1/2.5 सर यहाँ पर गलती कर दिया आपने, सिली मिस्टेक है सर, 1/2.5 हो। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 2/2.5 आएगा, और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो 1/1/1.2.5 ओम आएगा, ठीक है। ये 1/R इक्विवेलेंट आया सर, याद रखना कितना आया, 1/2.5 ओम। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 1.25 ओम, ठीक। क्या हमें क्लियर हुई बात? हाँ सर क्लियर है, चल सकते हैं आगे। चलिए, डिफाइन पावर स्टेट इट्स ऐसा यूनिट। अभी मैंने बताया पावर क्या है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की इन यूनिट टाइम। तो P इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, E/T। ऐसा यूनिट भी बताई मैंने आपको इसकी, ऐसा यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं सर, जूल। जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं और वॉट भी लिख सकते हैं, हाँ है ना। पावर क्लियर है क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट and 5 milliampere. Calculate its power, resistance and energy consumed when it is lighted from 4.5 hour. एक आपको 5 वोल्ट का बल्ब है, 5 वोल्ट इसका वो वोल्टेज दे रखा आपको, और ये किसकी वैल्यू बच्चों, ये तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, ये करंट की वैल्यू, मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। अच्छा पावर कितनी होगी सर, पावर, हाँ सर वही वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI, हाँ या ना। P इज इक्वल टू पावर कितनी होगी सर, 5 वोल्ट इंटू 500 मिली एम्पियर 10⁻³ ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 2500 इंटू 10⁻³
-3 करेंगे तो P इजिकल टू कितना आ गया बच्चों 2.5। ये क्या आया वोट में आई पावर, है ना। अगर मैं किलो वोट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ किलो वोट। बात समझ में आई क्या। यहाँ पर लिख देते हैं 1 किलो इजिकल टू 10⁻³ अगर मैंने 10 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 का नीचे मल्टीप्लाई किया कैसे हुआ सर, ये वाली बात समझा दो एक बार, है ना। आ जाओ P इजिकल टू 2.5, ये क्या था बच्चों वोट। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आया ना। ये वाली टर्म लिखी है बच्चों ने P इजिकल टू 2.5 वोट, ठीक है। 2.5 इंटू 10 की पावर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। जितना मल्टीप्लाई ऊपर किया है उतना ही मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया बच्चों। जितना 10 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया थे 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ बच्चों तो 10 की पावर 3 क्या होती है बच्चों, हम ही जानते हैं 1 किलो इजिकल टू 10⁻³ है ना। अब देखिए आप P इजिकल टू 2.5 इंटू किलो वाट, ये किलो वाट अपॉन मल्टीप्लाई का साइन हटाता हूँ। 10 की पावर 3 को तो मैंने किलो लिख दिया, इसको वॉट लिख दिया, ये 10 की पावर 3 नीचे रही, क्लियर। अब ये ऊपर जाएगी बच्चों 10 की पावर 3, क्या मैं इसको माइनस के टर्म में लिखूंगा क्या बताओ। 10 की पावर -3 किलो वॉट, यही तो लिखा था बच्चों वहाँ, है ना। ये 10 की पावर ऊपर गई तो ये क्या हो गया 10 की पावर -3 किलो वॉट, ठीक है। पावर निकल चुकी है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या सर हम, बताइए। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या बच्चों, रेजिस्टेंस पावर से भी निकाल सकते हैं सर, बट रेजिस्टेंस तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सर। हाँ सर, है ना। कैसे सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सर आपने बहुत अच्छा बताया हमें, क्या सर V इजिकल टू IR। V कितना गिवन है बच्चों, V कितना गिवन है 5 वोल्ट, और करंट ये गिवन है सर 5, और ये गिवन है सर 500 इंटू 10⁻³ इंटू R, क्या यही गिवन है क्या 500 मिली एम्पियर। मिली को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी बच्चों ये टर्म्स। जैसे हमने किलो लिखा ना, अगर मैं 1 मिली लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ 10⁻³ है ना। ये पावर 10 की एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमें याद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, हाँ सर, ठीक है। तो 5 ये 100, आर कितना हो गया बच्चों 10 की पावर नीचे जाएगी तो बताओ 10 की पावर -1, इधर आओ इससे सोल्व करते हैं, ठीक है। R इजिकल टू 5 अपॉन 500 इंटू 10 की पावर -3, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 5000, हाँ या ना, अपॉन 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 10 तो R कितना आ गया बच्चों 10 ओम। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों। रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया सर, अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है। टाइम दे रखा है सर कितना 2.5 आवर। क्या हमने पावर फाइंड की क्या, हाँ सर, पावर इजिकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो पावर इंटू टाइम, हाँ है ना। पावर अभी फाइंड की सर कितनी 2.5 इंटू 10⁻³ किलो वोट, 2.5 इंटू 10⁻³ किलो वोट। टाइम कितना दे रखा है बच्चों 2.5 आवर, हाँ है ना, 2.5 आवर, 2.5 आवर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या 2.5 आवर, हाँ सर लिख सकते हो। क्या ये किलो वोट आर बन गई क्या बच्चों, हाँ सर, ये चीज तो हमने सोची ही नहीं। 10⁻³ इंटू 2.5 क्या बन गया बच्चों ये किलो वाट आर, है ना। क्लियर है। 6.25 इंटू 10⁻³
किलो वोट आर। क्या हम किलो वोट आर को जूल में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, अभी बताया था आपने 1 किलो वोट आर इजिकल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हाँ है ना। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किलो वोट आर किससे चेंज हो जाएगा? जूल से चेंज हो जाएगा। चलिए आइए कर लेते हैं ये भी। एक पावर की वैल्यू तो हम ये निकली बच्चों, ठीक है, और एक पावर की वैल्यू क्या निकलेगी? 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। ये क्या किस में आई बच्चों? जूल में। ठीक है, किलोवाट आवर को मैंने क्या लिख दिया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एनर्जी कितनी आ रही है, यहाँ से और यहाँ से नीचे कितनी, यहाँ 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, तो ये 3 जीरो आ गई, ये 3 और ये 3। ठीक है, ये 3 से फिर ये 3 कैंसिल आउट हो रही है, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है 625 इंटू 36 का। ये कितना आ गया बच्चों? जूल। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या सर? बताइए, कर लेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। किस में आया है बच्चों ये आंसर? जूल में आया है। ठीक है, क्या हमें सवाल समझ में आया? पावर हमने निकाल ली थी बच्चों किलोवाट में। अगर मैं इसको 2.5 आवर को 2.5 आवर से मतलब लिख सकता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो किलोवाट आवर आ गया। ये भी एक यूनिट होती है बच्चों, किसकी? एनर्जी की यूनिट होती है। किलोवाट आवर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ जूल में, तो जूल में कैसे चेंज कर सकते हैं सर? 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो वो किलोवाट आवर यूनिट किस में चेंज हो जाएगी बच्चों? जूल में। तो यहाँ पर किलोवाट आवर थी, यहाँ पर मैंने 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो ये जूल में चेंज हो गई बच्चों। फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। क्या पावर निकाली बच्चों हमने? पावर कैसे निकाली सर? पावर हमने रेजिस्टेंस कैसे निकाला? रेजिस्टेंस निकाला सर V इजिकल टू आई आर। V हमें गिवन था, I हमें गिवन था, यहाँ से R हमने फाइंड किया। ठीक है, P इजिकल टू E/T से, ठीक है, यहाँ से इससे इस वाले फॉर्मूले से P इजिकल टू VI से हमने क्या निकाली? पावर निकाली। इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और जानते हैं सर हम, P इजिकल टू V²/R, ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं इसको I²R। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के जो हमें याद रहने चाहिए। यहाँ से हमने पावर निकाल ली बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। एनर्जी भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज यहीं तक है शायद, हाँ यहीं तक है। तो इस चैप्टर के आपके पूरे PYQs कंप्लीट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टेक केयर बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। लर्न एंड प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।